हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा संपन्न हुई और आप सभी अपने उत्तर जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। बोर्ड के नजरिए से एक आदर्श उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम पूरे प्रश्न पत्र का सटीक और विस्तार से हल देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए पेपर को जो है सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, सामाजिक विज्ञान उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10। सबसे पहले हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। पहले प्रश्न का क है, ओटोन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ये जर्मनी से था। ये आपका उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। गुमास्ता कौन थे? ये कंपनी के एजेंट थे। 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? ये मार्टिन लूथर ने लिखी थी। किस मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है? कौन सी जो मिट्टी है जिसको रेगर कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी इसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? वो है मध्य प्रदेश में। ये इसका सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा उद्योग सिलिका और जिप्सम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वो सीमेंट उद्योग हो जाएगा। सीमेंट इसका सही होगा। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो ये चना इसका उत्तर होगा। भारत में वर्तमान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था आपकी पंचायती राज संस्थाओं में है। ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेशनल पीपुल पार्टी के संस्थापक हैं? वो पीए संगमा हो जाएगा। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 2 जो है कथन कारण से संबंधित है। यदि ए आर दोनों कथन और कारण दोनों सही है तो पहला ऑप्शन, और यदि आर ए की सही व्याख्या करते हैं तो लगाएंगे। तो किस तरह से होगा देखते हैं। इसमें जो का है, इसमें अभिकथन ए दिया है, भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा कारण दिया है, संघवाद में शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है जिसमें प्रत्येक स्तर की अपनी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सही है। दोनों ही वाक्य सही हैं। और तो इसका पहले वाला आंसर हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार से के खा पे चलते हैं। अभिकथन दिया है, लोकतंत्र में सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदायी होती हैं। बिल्कुल सही है। कारण दिया है, लोग अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के माध्यम से करते हैं और यदि वे काम नहीं करते तो अगले चुनाव में उनको नहीं चुन सकते। तो ये आप ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका भी वही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एचडीआई का पूर्ण नाम? तो मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण के 2 औपचारिक स्रोतों के नाम? तो व्यावसायिक बैंक और सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में किस प्रकार की आपदा घटित हुई थी? तो निर्माणाधीन सुरंग धंसने से क्या हो गया था? ये मानव जनित या तकनीकी आपदा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा के समय वैकल्पिक संचार का माध्यम नाम लिखिए। तो हैम रेडियो या उपग्रह फोन, सैटेलाइट फोन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो इसका कारण क्या था कि युद्ध के कारण ब्रिटिश मिलें सेना की जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त थी, जिससे भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया और भारतीय कारखानों को सेना के लिए जूट की बोरियां, वर्दी, जूते, टेंट बनाने के ऑर्डर मिले, जिससे उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने भारतीय महिलाओं को कैसे प्रभावित किया? तो मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को शिक्षित होने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मंच दिया। कई महिलाओं ने अपनी आत्मकथाएं और उपन्यास भी लिखी, जैसे राजसुंदरी देवी। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर चर्चा शुरू हुई। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुझाव आपको बताने हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बता देता हूं। इसमें से जो कुछ भी आपने लिखा होगा, जरूरी नहीं है बिल्कुल ऐसा ही लिखना था, मतलब इसमें से कुछ अंश आपने लिखा होगा तो आपका उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कई संस्थागत और तकनीकी सुधार किए जो निम्नलिखित है। मैं हेडिंग में आपको बता रहा हूँ। एक तो होता तकनीकी सुधार, तो सरकार ने हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाले बीजों, आधुनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को प्रयोग को बढ़ाया। दूसरा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, नई नहरें बनाकर और ट्यूबवेलों के लिए बिजली सब्सिडी देकर सिंचाई के साधनों को विकसित किया ताकि खेती केवल मानसून पर निर्भर न रहे।
फिर संस्थागत सुधार क्या किए, चकबंदी, छोटे खेतों को जोड़ना और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। साथ ही किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। फिर आप लिख सकते थे विपणन और बीमा, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा और फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में निर्मित टांका की उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। तो मित्रों, राजस्थान में टांका वर्षा जल संग्रहण की एक पारंपरिक और अत्यंत उपयोगी विधि है। इससे क्या होता है, इससे जल संचयन होता है। जल संचयन, यह एक भूमिगत टैंक होता है जिसमें छत से गिरने वाले जल को पाइपों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, जिसे पीने के पानी का स्रोत हो जाता है। पीने के शुष्क मौसम में जब अन्य स्रोत सूख जाते हैं तब टांका पीने के पानी का मुख्य स्रोत बन जाता है। इससे घरों में तापमान भी नियंत्रण रहता है। टांका के आसपास के कमरों को ठंडा रखने में भी मदद मिलती है, जिससे गर्मी से राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या क्या गुण होते हैं। तो एक राजनीतिक दल के मुख्य गुण विशेषताएं होती हैं। एक तो समान विचारधारा, दल के सदस्य कुछ साझा नीतियां और कार्यक्रम पर सहमत होते हैं। संगठित समूह होता है, लोगों का एक संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने के लिए एकजुट होते हैं। फिर सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य, इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना होता है। दूसरा, सामूहिक हित, जो दल है जो समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेपर में, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बढ़ाता है, समझाना है। तो लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का सबसे बड़ा रक्षक है। लोकतंत्र में समानता का अधिकार है, यह सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के बिना समान अधिकार प्रदान करता है। राजनीतिक भागीदारी का, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है, जिससे उनमें शासक होने का भाव आता है। विवादों का समाधान, लोकतंत्र में असहमति का सम्मान किया जाता है और टकरावों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है। गलतियों में सुधार, यह नागरिकों और सरकार दोनों को अपनी गलतियां सुधारने का अवसर मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच क्या विभेद कैसे करेंगे। तो इन दोनों के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। सबसे पहले संगठित क्षेत्रक, यह सरकार द्वारा पंजीकृत होता है या काम के घंटे निश्चित होते हैं और रोजगार की सुरक्षा होती है। सवेतन अवकाश, भविष्य निधि, पीएफ तथा चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। जो असंगठित क्षेत्रक होता है, यह छोटी और बिखरी हुई इकाइयां हैं जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। यहाँ रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती, कम वेतन मिलता है और सवेतन अवकाश जैसी सुविधाएं नहीं होती। अगला प्रश्न है कि यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी, स्पष्ट करें। इसका पहला कारण होगा बहुफसली प्रणाली। सिंचाई की सुविधा होने पर किसान साल में एक से अधिक फसलें उगा सकेंगे। इससे साल भर खेती के काम में मजदूरों और परिवार के सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा। कृषि विविधीकरण होगा। सिंचाई से किसान अनाज के अलावा फल, सब्जियां और नकदी फसलें उगा सकेंगे और जिनका बाजार मूल्य अधिक होता है। मार्केटिंग का लाभ होगा। यदि परिवहन और भंडारण, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिले तो किसान अपनी फसल को सही समय पर सही दाम पर बेच सकेंगे। बिचौलियों का अंत होगा और सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचाव एवं राहत कार्य में आपदा किट एक महत्वपूर्ण संसाधन है, स्पष्ट। तो आपदा किट आपातकालीन स्थिति में जीवित रहने और राहत कार्यों को सुगम बनाने के लिए आवश्यक वस्तु का एक संग्रह है। इसे महत्ता आप निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं। एक तो तत्काल सहायता मिलती है। तो आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ के समय बाहरी मदद पहुंचने में समय लग सकता है। ऐसे में आपदा किट में मौजूद प्राथमिक चिकित्सा, जो फर्स्ट एड का सामान है, वो घायल व्यक्ति की जान बचा सकता है। दूसरा, जीवन रक्षक सामग्री। इसमें टॉर्च, रेडियो, माचिस, मोमबत्ती, अतिरिक्त बैटरी होती है जो बिजली कटने या संचार के साधन ठप होने पर अंधेरे में मार्गदर्शन और सूचना प्राप्ति में मदद करती है। अनिवार्य आवश्यकताएं, किट में रखे सूखे मेवे, बिस्किट, पानी की बोतल, जरूरी दवाइयां तब तक ऊर्जा प्रदान करती हैं जब तक राहत दल भोजन की व्यवस्था न कर दें। और महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें हो सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बीमा के कागजात की फोटोकॉपी वाटरप्रूफ बैग में रखी जाती है, जो आपदा के बाद पुनर्वास में बहुत सहायक होती है। इसमें अथवा करके प्रश्न दिया था 15वां का एक, अगर आपको वो वाला नहीं आ रहा तो ये वाला कर सकते हैं। अग्नि तथा घरेलू विद्युत के सुरक्षा हेतु घरों में क्या प्रबंध किए जाने चाहिए। तो अग्नि सुरक्षा के लिए रसोई में गैस पाइप की नियमित जांच करें और घर में एक चालू अग्निशमन यंत्र जरूर रखें। विद्युत से सुरक्षा के लिए बिजली के बोर्ड में आईएस मार्क वाले उपकरणों का प्रयोग करें और अर्थिंग की उचित व्यवस्था का सुनिश्चित करें। और सबसे जरूरी बात, जागरूकता। घर के सभी सदस्यों को मुख्य स्विच, मेन स्विच बंद करने और आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के रास्तों की जानकारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक आपदा योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। तो किसी भी आपदा के समय समुदाय समुदाय मतलब वहां रहने वाले लोग, जहां कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपात स्थिति है, तो समुदाय ही सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला समूह। तो सामुदायिक आपात योजना कम्युनिटी इमरजेंसी प्लान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। क्यों है? निम्नलिखित कारण है। एक तो त्वरित कार्रवाई हो जाती है। अगर सरकारी मदद पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन यदि समुदाय के पास पहले से योजना हो तो वे तत्काल बचाव कार्य शुरू कर सकते हैं, जिससे जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। दूसरा, संसाधनों का ज्ञान। योजना बनाने से समुदाय को अपने क्षेत्र के सुरक्षित स्थानों, उपलब्ध संसाधनों जैसे नाव, ट्रैक्टर, जनरेटर और कुशल व्यक्तियों, डॉक्टर, तैराक आदि की जानकारी उनके पास होती है। और भ्रम की स्थिति से बचाव हो जाता है। आपात स्थिति में घबराहट और अफरा तफरी मचती है। पूर्व नियोजित योजना से हर व्यक्ति को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का पता होता है। कमजोर वर्गों की सुरक्षा हो जाती है। योजना के माध्यम से बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध पहले से ही किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार से भिन्न है, समझाइए। तो उसका उत्तर हो जाएगा कि यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवाद अक्सर क्रांतिकारी उथल पुथल या युद्धों का परिणाम था, लेकिन जो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम था, जिसकी भिन्नता के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हो सकते हैं। तो बच्चों, जो बिंदु मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये सारे आपने लिखे हों, इनसे मिलते जुलते भी लिखे होंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। कोई अचानक क्रांति नहीं। शेष यूरोप जैसे फ्रांस या जर्मनी के विपरीत ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी अचानक उथल पुथल का परिणाम नहीं था। यह 18वीं सदी से पहले एक राष्ट्र राज्य नहीं था। फिर इसमें संसद की जो भूमिका, 1688 में एक लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश संसद ने राजतंत्र से सत्ता छीन ली। इसी संसद के माध्यम से राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। फिर क्वेश्चन आता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसमें इंग्लैंड ने अपनी प्रधानता जमाई और स्कॉटलैंड की सांस्कृतिक व राजनीतिक संस्था को धीरे धीरे दबा दिया। सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्रिटिश राष्ट्र के प्रतीकों, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक, राष्ट्रगान, गॉड सेव आवर नोबल किंग और अंग्रेजी भाषा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया। पुराने राष्ट्र स्कॉटलैंड, आयरलैंड इस बड़े संघ में केवल अधीनस्थ सहयोगी के रूप में ही रह गए। इसमें मित्रों अथवा करके प्रश्न दिया था। अगर आपको वो 17 का वो वाला नहीं आ रहा तो ये वाला कीजिए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो राष्ट्रवाद का अर्थ समझाते हुए इस कथन पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और गर्व महसूस करता है। यह साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित एक सामूहिक पहचान का बोध है। अब बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को पहली बार एक मूर्त रूप दिया, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं पर समझा जा सकता है। पहला बिंदु है सत्ता का हस्तांतरण। क्रांति ने संप्रभुता को राजतंत्र से हटाकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह को सौंप दिया। इससे यह संदेश गया कि अब लोग स्वयं अपने राष्ट्र का भाग्य तय करेंगे। नेक्स्ट आप लिख सकते थे, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक ऐसे समाज पर बल दिया जिससे सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। राष्ट्रीय प्रतीक, पुराना सहाई जो ध्वज है उसे हटाकर नया फ्रांसीसी तिरंगा ट्राई कलर का अपनाया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित कर पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को क्या बनाया गया? राष्ट्रभाषा बनाया गया। और प्रशासनिक सुधार क्या हुए? पूरे देश में एक समान कानून व्यवस्था और नापतोल की एक जैसी प्रणाली लागू की गई, जिससे लोगों में एकता का भाव पैदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, समझाकर बताना। तो भारत में सौर ऊर्जा के उज्जवल भविष्य के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। एक तो भौगोलिक स्थिति। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहां साल में लगभग 300 दिन भरपूर धूप उपलब्ध रहती है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं भारत में है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है और इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में यह कोयले का सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरा, लागत में कमी। तकनीक के विकास के साथ सौर पैनलों की कीमत में कमी आई है, जिससे अब आम नागरिक और उद्योग इसे आसानी से अपना रहे हैं। और सौर ऊर्जा दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली की लाइनें बिछाना कठिन है, वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती है। और इसको सरकारी प्रोत्साहन भी मिलता है। सरकार सोलर मिशन के तहत सोलर पंप और रूफटॉप पैनल लगाने के लिए सब्सिडी और ऋण सुविधाएं प्रदान कर रही है।
इसमें भी अथवा करके प्रश्न था, अगर आपको वो वाला नहीं आ रहा तो ये वाला कीजिए। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नकरणीय को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों पर चर्चा करें। तो उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। इसमें हेडिंग मैंने दिए हैं, तो हेडिंगों से लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो जल का पुनर्चक्रण, उद्योगों में उपयोग किए गए जल को शोधित करके दोबारा उपयोग करना चाहिए और ताजे पानी की खपत कम हो। और वेस्ट का जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो कारखानों के प्रदूषित जल और रसायनों को नदियों में छोड़ने से पहले उनका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शोधन किया जाना अनिवार्य है। और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कारखानों की चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिस्टेप्टर और फिल्टर लगाने चाहिए, और ताकि धुएं से हानिकारक कणों को अलग किया जा सके। सतत ऊर्जा का प्रयोग, कोयले और जीवाश्म ईंधनों की जगह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण को रोकना चाहिए। मशीनों का नियमित रखरखाव और साइलेंसर का उपयोग करके शोर को कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो शासन की शक्तियों के विभाजन के आधार पर संघीय और एकात्मक स्वरूपों में अंतर निम्नलिखित है। एक तो आता है सत्ता का स्तर। संघीय शासन में सरकार दो या अधिक स्तरों, केंद्र और राज्य पर विभाजित होती है, जबकि एकात्मक शासन में सत्ता केवल एक ही स्तर, केंद्र सरकार में होती है। फिर शक्तियों का जब बंटवारे की बात होती है तो संघीय व्यवस्था में शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं। इसके विपरीत जो एकात्मक व्यवस्था होती है उसमें सभी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और अन्य इकाइयां उसके अधीन कार्य करती हैं। बात करते हैं जवाबदेही की। तो संघीय शासन में राज्य सरकारें अपने अधिकारों के लिए केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होती हैं, वे सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। एकात्मक शासन में प्रांतीय सरकारें केंद्र के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होती हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, भारत, अमेरिका, कनाडा संघीय शासन के उदाहरण है, और ब्रिटेन, फ्रांस और श्रीलंका एकात्मक शासन की व्यवस्था है। इसमें भी अथवा करके प्रश्न दिया गया था, आपको वो नहीं आ रहा तो ये वाला करना था। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है ये समझाना है। तो इसका जो है युक्तिपरक कारण जो है, तो यह है, यह विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव की संभावना को कम करती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता नहीं आती। और इसका नैतिक कारण जो है, मॉरल रीजन इसका जो है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही यही है कि जिन लोगों पर शासन किया जा रहा है उसकी राय शासन में शामिल होनी चाहिए। और निर्णय प्रक्रिया जब सभी पक्षों की हिस्सेदारी होती है तो निर्णय अधिक स्वीकार्य और प्रभावी होता है। हमारे पेपर का 20वां प्रश्न है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करिए जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है और वे कमजोर स्थिति में होती हैं। तो भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। एक तो है साक्षरता दर। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है, क्योंकि आज भी कई परिवारों में लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। जब वेतन की बात करें तो समान कार्य के बावजूद खेती, खेल और सिनेमा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी और वेतन मिलता है। लिंग अनुपात की बात करें तो पुत्र की चाहत के कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं समाज में विद्यमान है, जिससे लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। और घरेलू श्रम का अनादर, महिलाओं द्वारा घर में किए जाने वाले कार्यों जैसे खाना बनाना, सफाई आदि करना को आर्थिक मूल्य नहीं दिया जाता और उसे अदृश्य श्रम माना जाता है। अगले प्रश्न में धारणीयता विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है समझाना है। तो धारणीयता जो का अर्थ है एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को तो पूरा करे, और लेकिन बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए हुए। इसका महत्व निम्न कारणों से हो सकता है। पहले नंबर पे लिखेंगे संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, कोयला सीमित हैं, यदि इनका अंधाधुंध दोहन हुआ तो भावी पीढ़ियां इससे वंचित रह जाएंगी। पर्यावरण संतुलन की बात करते हैं तो अनियंत्रित विकास से प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। धारणीय विकास पर्यावरण को बचाने पर जोर देता है। बात करते हैं दीर्घकालिक प्रगति की, तो वास्तविक विकास वही है जो स्थायी हो। संसाधनों के समाप्त होने पर आर्थिक प्रगति रुक जाएगी, अतः पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना ही विकास का सही आधार है। 22वां प्रश्न है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या करना। तो मित्रों, स्वयं सहायता समूह के पीछे मुख्य विचार गरीबों विशेषकर महिलाओं को आर्थिक विकास से स्वावलंबी बनाना है। बचत को प्रोत्साहन, सदस्य अपनी छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करते हैं और आपात स्थिति में काम आती है। समूह में सस्ता ऋण मिलता है। समूह अपने सदस्यों को बिना किसी समर्थक ऋणाधार के कम ब्याज पर छोटे ऋण प्रदान करता है, जिससे वे साहूकारों के चंगुल से बच जाते हैं।
समूह में रहने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। समूह की नियमित बैठकों में सदस्य न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक मुद्दों, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू हिंसा पर भी चर्चा करते हैं। और स्वावलंबन, इससे गरीबों में संगठित होने की शक्ति आती है और वे स्वरोजगार शुरू करने में सक्षम होते हैं। इसमें भी अथवा करके प्रश्न था कि गोपाल किस आधार पर यह सुनिश्चित करेगा कि उसे ऋण लेना चाहिए या साहूकार से ऋण लेना चाहिए या बैंक से ऋण लेना चाहिए। तो निम्न बिंदुओं को देख सकते हैं। ब्याज दर, बैंक में ब्याज की दर कम और निश्चित होती है, जबकि साहूकार बहुत अधिक मनमानी ब्याज दर वसूलते हैं। और दस्तावेज और समर्थक ऋणाधार की बात करें, जो आपका गारंटर होता है, यदि गोपाल के पास पक्के कागजात और गारंटी के लिए संपत्ति है तो वह बैंक को प्राथमिकता देगा, अन्यथा मजदूरी में उसे बिना कागजी कार्रवाई वाले साहूकार के पास जाना पड़ेगा। ऋण की शर्तों की बात करें तो बैंक के नियम पारदर्शी होते हैं, जबकि साहूकार शोषण कर सकता है या गोपाल को ऋण जाल में फंसा सकता है। तो सुविधा, बैंक की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन यह सुरक्षित है। साहूकार से ऋण तुरंत मिल सकता है और यह जोखिम भरा है। मित्रों, हमारा जो प्रश्न संख्या 23 है, वहां पे एक अनुच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने थे। तो ये तो सभी ने सही कर लिया होगा, क्योंकि इस प्रश्न के सभी उत्तर इसमें इसी अनुच्छेद में मिल रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न था, नमक कर क्या था? तो ब्रिटिश शासन द्वारा नमक के उत्पादन और बिक्री पर लगाया गया टैक्स और सरकारी एकाधिकार, ये नमक कर था। फिर इसमें क्वेश्चन था, पत्र में उल्लेखित मांगों के पीछे क्या विचार था? तो गांधी जी समाज के सभी वर्गों, किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक को एक साथ जोड़कर एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक को शक्तिशाली प्रतीक क्यों माना? क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर और गरीब, हिंदू मुस्लिम सभी करते थे, यह भोजन का अनिवार्य हिस्सा था। अंतिम प्रश्न जो 24वां था, इसमें अ भाग में दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन राज्यों को पहचान करके उनके नाम लिखने थे जहां पर ये घटनाएं हुई थी। जैसे कि 1928 में बारदोली का सत्याग्रह और दूसरा 1855 में देश की पहली जूट मिल की स्थापना। ऐसे ही बी वाले पार्ट में पूछा गया है, दी गए मानचित्र में उसी मानचित्र में आपको संकेतों की सहायता से दर्शाना है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, संकेतक ये ऐसे वाला संकेत बनाना था। और इसमें नरोरा आणविक ऊर्जा संयंत्र, इसमें इस तरह का बनाना था। और हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इस तरह से त्रिभुज का चित्र बनाना था। और सरदार सरोवर बांध में आपको इस तरह का गोला बनाना था, ये चिन्ह अंकित करने थे। सबसे पहले तो जान लेते, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। पहली जूट मिल स्थापना पश्चिम बंगाल रिसरा में हुई। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में। नरोरा आणविक संयंत्र उत्तर प्रदेश, ये आपको मैप में दर्शाने हैं। तो हैदराबाद सॉफ्टवेयर पार्क तेलंगाना और सरदार सरोवर बांध गुजरात, नर्मदा नदी। तो इस तरह का भारत का मैप आपको मिला होगा वहां परीक्षा में, वो आपने भरा होगा। तो ये तो भरा हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आपके पास ये गुजरात, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देखिए, ये गुजरात यहाँ पे दर्शाया गया है। बारदोली सत्याग्रह 1928। नर्मदा रिवर को यहाँ पे नर्मदा दिखाया गया है। इसी प्रकार से त्रिभुज के माध्यम से नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में। आपका छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट। पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पे दिखाया गया है, हुगली रिवर रिसरा नियर कोलकाता। तेलंगाना में देखिए, यहाँ पर हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से मैप आपको, ये मैप जो आपके पास आया होगा वो आपको भरना था, सभी चीजें इसमें दिखानी थी। तो प्यारे बच्चों, यह था आज के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। उम्मीद है आपकी परीक्षा अच्छी रही होगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने बहुविकल्पीय प्रश्न सही हुए हैं और आपको कितने नंबर आपके बन रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।